और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन ने F-16 से हमले शुरू किए। खरसोन में देखे गए F-16 लड़ाकू विमान। रूस के कुर्स्क में F-16 से हमले का शक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। तो F-16 आ चुका है अब वॉर में और उससे कुर्स्क में हमले का शक जताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ था और बीते 30 महीनों की जंग में कभी रूसी सेना का दबदबा बढ़ा तो कभी यूक्रेनी फौज हावी नजर आई। मगर 30 महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना पुतिन तो छोड़िए, पूरी दुनिया ने नहीं की थी। दरअसल 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोला और महज 24 घंटे के भीतर कुर्स्क के 10 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंचा। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के ग्राउंड ऑपरेशन से रूसी सेना में खलबली मच गई। 50 से ज्यादा सैनिकों ने यूक्रेनी फौज के आगे सरेंडर तक किया। मगर यूक्रेन के कुर्स्क में प्रवेश से एटमी विनाश का खतरा बढ़ चुका है और उसकी वजह है कुर्स्क में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट, जहां किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। आखिर क्यों, देखिए। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी धरती पर दस्तक दी। जंग के 30 महीनों बाद पश्चिमी रूस के 350 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया। जंग के 30 महीनों बाद ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के आगे पुतिन के लड़ाकों ने सरेंडर किया। पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत से सामने आई ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि जिस रूस को महाशक्ति अमेरिका तक डिगा नहीं पाया, उसी रूस की शक्तिशाली फौज को यूक्रेन ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहली बार रूसी सेना के जवानों ने यूक्रेनी ब्रिगेड के आगे सरेंडर किया। पहले घुटनों के बल बैठे और फिर जमीन पर दंडवत दिखाई दे रहे ये जवान रूसी सेना के हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। आपको बता दें कि 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना के 1000 कमांडो दाखिल हुए। दावा है कि यूक्रेन ने रूसी सेना के 50 जवानों को बंधक बनाया। कुर्स्क में मौजूद रूसी मिलिट्री बेस और हथियार डिपो पर कब्जा किया। हालांकि रूस की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के 100 सैनिक मारे गए। मतलब ये कि 30 महीनों की जंग में जो अब तक नहीं हुआ, उसे 48 घंटे पहले यूक्रेनी सेना ने अंजाम दिया। वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। यकीन मानिए, यूक्रेन के इस हमले के बाद क्रेमलिन में सनसनी मच गई। प्रेसिडेंट पुतिन को सेना प्रमुख के साथ आपात बैठक तक करनी पड़ी। जिस वक्त रूसी सेना प्रमुख पुतिन को कुर्स्क हमले के बारे में बता रहे थे, उसे सुनकर पुतिन की आंखों में खून सवार हो रहा था, क्योंकि पहली बार यूक्रेन ने रूस के घर में घुसकर हमला किया। पहली बार पुतिन की फौज को सरेंडर करने पर मजबूर किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी फौज ने रूस के सुरक्षा कवच को कैसे भेदा? आखिर कैसे ज़ेलेंस्की की फौज पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में दाखिल हुई और कैसे बीते 48 घंटों से कुर्स्क का कोना कोना यूक्रेन प्रहार से थर्रा रहा है? तो 48 घंटे पहले यूक्रेन की सेना ने पहली बार रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के करीब 1000 स्पेशल कमांडो 6 अगस्त की रात पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में सूमी बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुए और महज 24 घंटे के भीतर
यूक्रेनी ब्रिगेड फ्रंट लाइन से करीब 10 किलोमीटर अंदर तक कुर्स्क के इलाकों में जा पहुंची। यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि कुर्स्क के करीब 350 वर्ग किलोमीटर तक के इलाके पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। इतना ही नहीं, कुर्स्क प्रांत के सुदजा कस्बे में मौजूद गैस प्लांट पर भी ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेनी ध्वज लहरा दिया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कुर्स्क के इलाकों में लगातार यूक्रेनी फौज हमले कर रही है, रॉकेट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों से प्रहार कर रही है। आपको बता दें कि कुर्स्क के जिस इलाके में यूक्रेनी फौज फिलहाल मौजूद है, उससे महज 50 किलोमीटर की दूरी पर कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट है और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कुर्स्क का कुर्चातोव परमाणु प्लांट किसी भी वक्त यूक्रेनी हमलों की चपेट में आ सकता है, जिससे बड़ी तबाही मचना तय है। जैसे ही यूक्रेनी फौज कुर्स्क में 10 किलोमीटर तक दाखिल हुई, फौरन पुतिन ने चेचन लड़ाकों को मिशन कुर्स्क में झोंक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सूमी रीजन पर भी रूस ने ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए ताकि यूक्रेन की बाकी फौज सूमी के रास्ते कुर्स्क में दाखिल ना हो सके। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी फौज लगातार कुर्स्क में मौजूद कुर्चातोव प्लांट की तरफ बढ़ रही है। लगातार कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रॉकेट और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं और अगर यूक्रेन का बारूदी प्रहार इस कदर जारी रहा तो फिर रूस का धरती पर एटमी भूचाल लाना तय है। यूक्रेनी हमलों से दहले एटमी प्लांट से रूस, यूक्रेन, यहां तक कि यूरोप में एटमी सर्वनाश मचना तय है। क्योंकि अगर कुर्स्क के इस परमाणु प्लांट पर एक भी धमाका हुआ तो फिर कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। एटमी प्लांट के बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। कुर्स्क समेत पश्चिमी रूस के कई इलाके ब्लैकआउट हो गए। कुर्चातोव प्लांट से ही परमाणु ईंधन बाकी प्लांट में भेजे जाते हैं। अगर यूक्रेनी हमले की चपेट में एटमी प्लांट के रिएक्टर आए तो परमाणु प्लांट में विस्फोट के साथ रेडिएशन फैलने लगेगा। जो रूस को तो अपनी चपेट में लेगा ही, साथ ही साथ आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन और यूरोप पर भी रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगेगा। एक तरफ यूक्रेनी फौज ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल से विनाशक तबाही लाने का प्लान तैयार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस में इस बात की मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द रूसी डिफेंस कुर्स्क को खाली करा ले, वहां मौजूद लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दे और फिर कुर्स्क के एटमी प्लांट में विस्फोट कर दे ताकि परमाणु प्लांट से निकला रेडिएशन यूक्रेन में ही तबाही मचाए। मतलब ये कि अब यूक्रेन और रूस दोनों के टारगेट पर कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर किसी भी मुल्क ने इस पर हमला किया, अगर एटमी प्लांट में एक भी विस्फोट हुआ, अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा, तो फिर 38 साल पहले जो तबाही चेरनोबिल में हुई, उससे भी भयावह मंजर पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में होगा। परमाणु प्लांट से निकला रेडिएशन, लीक हुई हाइड्रोजन गैस अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार देगी। भीषण नरसंहार होगा और इस तबाही का दायरा रूस से लेकर यूरोप तक भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान ने इजरायल को तबाह करने की धमकी दी है। एक बड़ी खबर, 3 टारगेट की तस्वीर जारी करके ईरान ने धमकी दी है। इजरायली परमाणु ठिकाने डिमोना को उड़ाने की घोषणा की है। तेल अवीव के पौश इलाके को ध्वस्त करने की धमकी दी है।
बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह कर देंगे, यह भी कहा है ईरान ने। तो ये तस्वीरें देखिए, बिफोर आफ्टर, ये वो ठिकाने हैं जिनको ईरान ने तबाह करने की धमकी दी है इजराइल में। इसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें तेल अवीव के एक बहुत रिहायशी इलाके की तस्वीर है, इसमें एक परमाणु ठिकाने की न्यूक्लियर रिएक्टर की तस्वीर है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको उसने बताया है कि अभी कैसे हैं और हमले के बाद वो कैसे हो जाएंगे। ये बिफोर और आफ्टर, ये बहुत बड़ी चेतावनी आई है ईरान की तरफ से इजराइल के लिए। तो ईरान ने यह धमकी यूं ही नहीं दी है, ईरानी सेना ने इजरायली धरती जलाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ईरानी सेना ने न सिर्फ इजराइल में हमले की तैयारी कर ली है, बल्कि रूस की मदद से अपनी सुरक्षा भी चाक चौबंद कर ली है। और इसी तैयारी के बाद ईरान ने घोषणा कर दी है कि आधी रात को इजराइल में बहुत बड़ा जलजला आने जा रहा है। ईरान ने इजराइल के अंदर मौजूद अपने टारगेट भी बता दिए हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान के इस विस्फोट को इजराइल और अमेरिका रोक पाएंगे? ईरान इजराइल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 1। ईरानी मिलिट्री विंग IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी फार्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान 8 अगस्त को इजराइल में बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। IRGC ने हमले को लेकर पोस्टर जारी कर दिया है। ईरानी सेना आधी रात को इजराइल पर सबसे बड़ा बारूदी धावा बोल सकती है। ईरान इजराइल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 2। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा और उनके दोनों बेटे यरूशलेम के बंकर में पहुंचने वाले हैं। नेतन्याहू ने यह कदम ईरानी हमले से खुद को और परिवार को बचाने के लिए उठाया है। ईरान इजराइल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 3। भारतीय समयानुसार आज रात 11 बजे इजरायली कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में ईरान पर पलटवार करने का प्लान तैयार होगा। ईरान इजराइल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 4। 11 यूरोपीय देशों ने प्लेन भेजकर अपने नागरिकों को इजराइल से निकाल लिया है। ईरान इजराइल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 5। ईरान ने नोटाम जारी कर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसके बाद मिस्र समेत तमाम देशों की एयरलाइंस ने ईरानी एयर स्पेस में उड़ानें बंद कर दी। 5 ग्लोबल ब्रेकिंग इस बात का प्रमाण है कि ईरान का हमला शुरू होने जा रहा है। ईरानी सेना की तैयारी बता रही है कि इजरायली धरती पर बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को 2 कारणों से बंद किया है। पहला, इजराइल पर हमले का अभ्यास, और दूसरा, अभ्यास के बाद इजराइल पर हमला। ईरानी सेना 2 बड़े युद्धाभ्यास कर रही है। एक युद्धाभ्यास ईरान की सेना कर रही है, तो आर्मीनिया के बॉर्डर पर ईरानी सेना और उसकी मिलिट्री विंग IRGC जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। इन दोनों ड्रिल में बारूदी वज्रपात कर इजराइल को खत्म करने की प्रैक्टिस की जा रही है। ईरान इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भेदने की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही इजरायली पलटवार से बचने के लिए अपने सुरक्षा चक्र को भी अभेद्य बना दिया है। ईरान ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। बॉर्डर पर रूस से पहुंचे एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने सभी महत्वपूर्ण ठिकानों, खासकर न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। ईरान ने न सिर्फ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, बल्कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार को अपग्रेड कर सुरक्षा के लिए डिप्लॉय कर दिया है।
और इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने उस पर हमला किया तो उसके टारगेट पर ईरान के एटमी ठिकाने होंगे। और यही वजह है कि इसराइल ने अपने सभी बड़े न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसराइल ईरान के किन परमाणु सेंटर पर विस्फोट कर सकता है, ईरान ने अपने किस न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा बढ़ाई है, आइए आपको बताते हैं। इस्फहान, नतांज, फोर्दो, अरक और बुशहर, इन 5 शहरों में ईरान की न्यूक्लियर साइट मौजूद हैं। यहां इसराइल धमाका कर सकता है, लिहाजा ईरान ने यहां पर एयर डिफेंस और रडार की तैनाती कर दी है। तेहरान, रमसार और बोनाब, इन 3 शहरों में ईरान के एटमी रिसर्च सेंटर है, ये भी इसराइल के टारगेट पर है, लिहाजा इनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सगंध, यज़्द और गाचिन, यहां ईरान के यूरेनियम माइंस हैं। इसराइल यहां भी हवाई हमले कर सकता है, इसलिए ईरान ने यहां की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। ये है बेलारूसी एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल आंद्रे यूलियानोविच लुकियानोविच। बेलारूसी एयरफोर्स चीफ तेहरान पहुंचे। उन्होंने ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल सईद अब्दुल रहीम मौसवी से मुलाकात की। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूसी हथियारों की बड़ी खेप रूस ने बेलारूस के रास्ते ईरान भेज दी है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट की मीडिया के मुताबिक बेलारूस में मौजूद रूसी परमाणु वॉरहेड की खेप बेलारूसी एयरफोर्स चीफ के साथ तेहरान पहुंचाई गई है। माना जा रहा है कि अब इजराइल और ईरान के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों से वार पलटवार शुरू होने जा रहा है। दोनों देशों के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो एक दूसरे की धरती को शमशान बना सकती हैं। ईरान के पास सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल है सेज्जिल। इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। ये 700 किलो का पेलोड लेकर जा सकती है। वहीं इजराइल के पास है जेरिको 3 मिसाइल। ये 6500 किलोमीटर तक मार करती है, 1300 किलो पेलोड ले जाकर विस्फोट करती है। अमेरिकी रक्षा और इंटेलिजेंस अधिकारियों ने दावा किया है कि अप्रैल में इजराइल को दहलाने के बाद 3 महीने के अंदर ईरान ने घातक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैयार कर लिए हैं। ईरान इसी मिसाइल लॉन्चर से इजराइल पर बैलिस्टिक हमला कर सकता है। उधर हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को ईरान का समर्थन मिल गया है। IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने सिनवार को बधाई देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि याह्या सिनवार के नेतृत्व में ही इजराइल का वजूद खत्म होगा। ईरानी हमले को नाकाम करने के लिए इजराइल की तैयारियां तेज हैं। इसी सिलसिले में IDF चीफ हेरजी हावेली तेल नोफ के एयरफोर्स बेस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि IDF मिडिल ईस्ट में कहीं भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल पर हमला ईरान के अंत का कारण बनेगा। इजराइल की अपनी तैयारी है तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने इजराइल के आसपास 45,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। जाहिर है ईरान पर हमला हुआ तो अरब में परमाणु विनाश का सबसे बड़ा गेट खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और देखिए अब एक बड़ी खबर रूसी सेना के हमले से जुड़ी हुई। रूसी सेना का यूक्रेन में बहुत बड़ा हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस के हॉवित्जर ब्रिगेड का यह बारूदी एक्शन है। तो रूस और यूक्रेन में 2 देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ और बाकी देश इन दोनों के मददगार हैं। लेकिन इजराइल के खिलाफ ईरान इतने प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव कर रहा है कि इजराइल के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाएगा।
अब आदिवासी ग्रुप्स ने सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह, हूती के अलावा कई छोटे छोटे संगठन हथियारों से लैस हो चुके हैं। सीरिया में ट्राइबल फोर्स के हमले में अमेरिका को अपना तेल ठिकाना गंवाना पड़ा है, तो वही इजराइल की मदद के लिए आ रहे अमेरिकी युद्धपोतों पर हूती ने मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। लेबनान बॉर्डर से ताबड़तोड़ ड्रोन और रॉकेट का हमला। तो वहीं लाल सागर में गरजती बैलिस्टिक मिसाइलें, हूती के ड्रोन और एंटी शिप क्रूज मिसाइल। सीरिया में अचानक अमेरिका को चौंकाने वाला हमला। रिंग ऑफ फायर के पहले एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल पर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। सीरिया, यमन और लेबनान से एंटी इजराइल ऑपरेशन का ट्रेलर दुनिया ने देख लिया है। गुजरते वक्त के साथ अरब की जमीन पर इजराइल और अमेरिका की चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि अब नए दुश्मनों की एंट्री हो रही है। सीरिया में AK-47 से लैस लड़ाकों के एक नए ग्रुप की अचानक धमाकेदार एंट्री हुई है। ये एक ट्राइबल फोर्स है। ईरान ने सीरिया में मौजूद ट्राइबल ग्रुप्स को एक्टिव कर दिया है। जनजातीय फोर्सेस की मदद से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पहला हमला सीरिया के डेर एजोर में हुआ है। ट्राइबल फोर्स ने एक ऑयल फील्ड को घेर लिया है। डेर एजोर के धिबान इलाके में भयंकर जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि अचानक कोई ग्रुप चंद घंटों की लड़ाई में अमेरिकी कब्जे वाले इलाके में इतनी मजबूती हासिल कर लेगा। अब अमेरिका के नियंत्रण वाले अल उमर ऑयल फील्ड पर कब्जे का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीरिया में अमेरिका के लिए नई चुनौती बनी है वहां की ट्राइबल फोर्स। ट्राइबल सेना के हमले से यूएस को बड़ा नुकसान हुआ है। 81.2 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर इस संगठन ने कब्जा कर लिया है। डेर एजोर के धिबान इलाके में एक वाटर स्टेशन पर भी कब्जा किया गया है। अमेरिकी सेना ने इस इलाके को बचाने के लिए हवाई हमलों की शुरुआत की है। पूर्वी सीरिया में ट्राइबल संगठन पर अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर से हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उमर ऑयल फील्ड की सुरक्षा के लिए दीवार गिराई जा चुकी है। धिबान इलाके से लगातार गोलीबारी की आवाज आ रही है। सीरिया में पहली बार किसी अमेरिकी ऑयल फील्ड पर कब्जा किया गया है। अब अमेरिका ने सेना की कई टुकड़ियों को इस इलाके को वापस लेने के लिए रवाना किया है। यहां ऑयल फील्ड की सुरक्षा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कर रही थी, लेकिन अब अमेरिकी जवान इस इलाके की कमान अपने हाथों में लेंगे। अरब ट्राइबल नेता इब्राहिम एल हाफिल ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका का डट कर मुकाबला करेंगे। हम अपने हथियार नहीं डालेंगे और किसी भी पक्ष के शासन को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम डेर एजोर को अमेरिका समर्थित आतंकवादियों से मुक्त नहीं करा लेते। इजराइल के साथ अमेरिका पर दबाव बनाने की जबरदस्त तैयारी है। सीरिया में जनजातीय संगठनों को एक्टिव किया गया है, तो वहीं अमेरिकी नेवी पर हूती ने हमले तेज कर दिए हैं। तो हूती का एक्शन भी शुरू हो चुका है। हूती ने अमेरिका के 2 युद्धपोत पर हमले का दावा किया। हूती ने अमेरिका लैबून डिस्ट्रॉयर और कोल डिस्ट्रॉयर पर हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन से भी अटैक किया गया। हूती ने दोनों युद्धपोत में नुकसान का दावा किया है। पुम्बा नाम के अमेरिकी कार्गो शिप पर भी हमले का दावा है। जहाज पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। जहाज पर धमाकों का दावा किया गया है।
हूती के मुताबिक अमेरिकी शिप को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका ने हूती के सभी हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। अमेरिकी नेवी के मुताबिक 2 ड्रोन को नष्ट किया गया। हूती की 3 एंटी शिप मिसाइल भी हवा में भस्म हो गई। यमन में हूती के कंट्रोल स्टेशन को भी नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हैं और वो इजराइल की सेना पर हमलों का वीडियो भी जारी कर रहा है। इजरायली सैन्य वाहनों पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के इस हौसले की वजह है हथियारों का वो विशाल जखीरा जो इस वक्त लेबनान में मौजूद है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के पास फलक 1 जैसा शॉर्ट रेंज रॉकेट है। फलक 1 रॉकेट 500 किलो के वॉरहेड से धमाका करता है। अभी इजराइल का ये डिफेंस लगातार हिजबुल्लाह के हमलों का मुकाबला कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह को जितनी बड़ी ताकत से लैस किया है वो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से भी हमले की शुरुआत करने वाला है। हिजबुल्लाह के पास ज़लज़ल 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। ज़लज़ल 2 मिसाइल की रेंज 210 किलोमीटर है। फतेह 110 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर की है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी कोने में हमला करने के लिए हिजबुल्लाह को सक्षम बनाती हैं। हिजबुल्लाह कॉर्नेट और अल्मास एंटी टैंक मिसाइलों से इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह इन मिसाइलों से कई टैंक नष्ट कर चुका है और सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान ने दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को भी हथियार की सप्लाई की है। कतैब हिजबुल्लाह को भी घातक हथियार दिए गए हैं। हूती को भी समर 3 ड्रोन से लैस किया गया है। कम रफ्तार वाले ये ड्रोन काफी दूर जाकर हमला करने में सक्षम है। इजराइल के सफाद जैसे इलाकों पर भी भीषण हमला किया गया है। इजराइल के बदले का एक्शन भी जारी है। इजराइल की वायुसेना ने हाल्डा और कफ्र किला इलाकों में इजरायली फाइटर जेट से भारी बमबारी की। इजराइल की सुरक्षा में अब ब्रिटिश यूरो फाइटर जेट्स भी लगाए गए हैं। ये फाइटर हवा में ही किसी भी मिसाइल या ड्रोन को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। हिजबुल्लाह कितना घातक हो चुका है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल अब ईरान से अधिक हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने की तैयारी में है। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह ईरान से भी ज्यादा शक्तिशाली हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को हवा में नष्ट करना बेहद मुश्किल होगा। ये चेतावनी इसलिए क्योंकि ईरान से होने वाले हमलों से निपटने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त समय होगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने अगर तेज रफ्तार वाले रॉकेट और मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। युद्ध में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस के हमले से यूक्रेनी सेना दहल गई। हमले में यूक्रेनी फाइटिंग व्हीकल्स तबाह हो गए। रूस के हमले का वीडियो सामने आया है। तो यूक्रेन क्रीमिया पर आखिरी प्रहार की तैयारी में। यूक्रेन का आखिरी प्रहार इतना विध्वंसक हो सकता है जिससे रूस के हाथ से क्रीमिया निकल जाए और यूक्रेन क्रीमिया फतह कर ले। यूक्रेन का मंसूबा हवाई नहीं है। इसके लिए उसने समंदर और आसमान से हमले का प्लान बनाया है। समंदर में सी ड्रोन रूसी फ्लीट को तबाह करेगा, जबकि आसमान से F-16 एयर स्ट्राइक करके ज़ेलेंस्की का सपना पूरा करेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस ने क्रीमिया को अभेद किले में बदल दिया है, जिससे काले सागर में बारूदी घमासान होना तय माना जा रहा है। अब यूक्रेन कभी भी क्रीमिया पर हमला कर सकता है। कभी भी क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। किसी भी वक्त रूसी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर सकता है। क्योंकि क्रीमिया के पास ऐसा विध्वंसक हथियार आ चुका है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की सबसे पहले क्रीमिया को टारगेट करने वाले हैं।
यानी अब कर्च ब्रिज पूरी तरह तबाह हो सकता है। सेवास्तोपोल पोर्ट का नामो निशान मिट सकता है। नोवोरोसिस्क पोर्ट पर खड़े वॉरशिप बर्बाद हो सकते हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन कभी भी कब्जा कर सकता है। और ये सब कुछ मुमकिन होगा सुपर फाइटर जेट F-16 की वजह से। क्योंकि यूक्रेन को नीदरलैंड्स और डेनमार्क से F-16 की 2 यूनिट मिल चुकी है। वॉर ट्रायल भी पूरा हो चुका है। अब बस पारी है रूस में कोहराम मचाने की। इसलिए क्रीमिया को पहला टारगेट बनाया गया है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बोदानोव के 2 बयान इसकी तस्दीक करते हैं। एक दिन पहले बोदानोव ने कहा डॉनबास के मुकाबले क्रीमिया जीतना बेहद आसान है, जबकि 2 दिन पहले बोदानोव ने कहा था कि यूक्रेन कभी भी कर्च ब्रिज को तबाह कर सकता है। यूक्रेन की तरफ से कभी भी इस तरह के बयान सामने नहीं आए, लेकिन F-16 पहुंचते ही ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। F-16 मिलने पर ज़ेलेंस्की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो रूस से युद्ध जीत जाएंगे। यूक्रेन ने क्रीमिया पर कब्जे का ब्लूप्रिंट बना लिया है। इसके लिए F-16 से आक्रमण की तैयारी है। दरअसल यूक्रेन रूस को ब्लैक सी में उलझाकर क्रीमिया पर ध्वज फहराने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए वो कर्च ब्रिज को तोड़कर क्रीमिया की सप्लाई लाइन खत्म करना चाहता है। इसी दौरान सी ड्रोन से सेवास्तोपोल और नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हमला किया जाएगा, जबकि ओडेसा से शॉर्ट रेंज मिसाइल ब्लैक सी में मौजूद रूसी फ्लाइट पर दागी जाएंगी। जब रूस इन हमलों में उलझ जाएगा, उसी वक्त यूक्रेनी एयरबेस से F-16 उड़ान भरेंगे और कुछ मिनटों में क्रीमिया के सैन्य ठिकाने नष्ट कर देंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने ब्लैक सी में ऑपरेशन तेज कर दिया है। आधी रात में क्रीमिया की तरफ यूक्रेनी पोर्ट बढ़े और ब्लैक सी में मौजूद फ्लीट पर हमले किए। ये उसी का वीडियो है। इस दौरान तेंद्रिविस्का कोसा आइलैंड पर भी बमबारी की गई, जहां रूसी ऑयल रिफाइनरी इक्विपमेंट्स तबाह कर दिए गए। इसके अलावा डॉनबास तक हथियार लेकर जा रही ट्रेन को यूक्रेन ने ड्रोन से उड़ा दिया। ये हथियार डॉनबास से क्रीमिया जाने थे, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन ने तबाही मचा दी। ब्लैक सी में यूक्रेन ने बहुत खास तैनाती की, खास तौर पर क्रीमिया के तट पर सी ड्रोन तैनात किए। अब यूक्रेन की रणनीति है कि ब्लैक सी में रूसी फ्लीट को तबाह करके क्रीमिया की घेराबंदी की जाए। अगर यूक्रेन काला सागर में अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है, तो बाकी का काम F-16 स्क्वाड्रन का है। जो मिनटों में रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करके यूक्रेनी सैनिकों का क्रीमिया में घुसने का रास्ता तैयार कर देंगे। यूक्रेन की इस हिमाकत पर क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। क्रेमलिन ने फरमान जारी कर दिया है, अगर F-16 यूक्रेन में कब्जा किए गए इलाके के एयर स्पेस में भी दिखते हैं तो उन्हें तुरंत तबाह कर दिया जाए। यहां तक कि क्रेमलिन ने F-16 फाइटर जेट पर हमले और पायलट को मार गिराने के लिए भारी इनाम भी घोषित कर दिया है। रूस का यह ऐलान यूक्रेन की क्रीमिया के पास पड़ने वाले रूसी आइलैंड तेंद्रिविस्का पर रेड के बाद किया गया। रूस ने दावा किया है कि इस हमले के लिए यूक्रेन ने सी ड्रोन के अलावा F-16 का भी इस्तेमाल किया।
ऐसे में रूस पलटवार जरूर करेगा। खास तौर से उन एयरबेस को निशाना बना सकता है जहां नेटो से मिले F-16 तैनात किए गए हैं। रूस यूक्रेन में आसमानी जंग का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसमें F-16 और Su-35 आमने सामने होंगे। और फिर होगा सबसे विध्वंसक टकराव। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो दो समंदर की लहरें इस वक्त उबल रही हैं। ये उबाल महाशक्तियों में टकराव की वजह से। ये वो ब्लू जोन है जहां रूस, चीन और अमेरिका में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, और इसका कारण बनेगा वो युद्धाभ्यास जो अमेरिका अपने 4 सहयोगी देशों के साथ दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। इस बात से चीन और रूस का गुट भड़क गया है। रूस ने तो अमेरिका पर हमले के लिए बैरेंट्स सी में बड़ी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। समंदर में किसी भी वक्त महायुद्ध का फ्रंट खुल सकता है। समुद्र में तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो सकता है। ब्लू जोन में दुनिया की 3 महाशक्तियां टकरा सकती हैं। ये वो टक्कर होगी जिसके बाद एटमी जलजला आ जाएगा। समंदर में इस महायुद्ध का कारण बनेगी दुनिया की महाशक्तियों में खेमेबाजी, महाशक्तियों में वर्चस्व की जंग। एक तरफ है अमेरिका और नेटो, तो दूसरी तरफ है रूस और चीन। सुपर पावर के इन 2 गुटों में उस वक्त तनाव बहुत बढ़ गया जब चीन के गढ़ और दुनिया के सबसे विवादित समुद्र क्षेत्र में अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ नेवल ड्रिल शुरू कर दी है। इस नेवल ड्रिल की शुरुआत तब हुई जब चीन के लड़ाकू विमान और वॉरशिप ने इसी इलाके में पेट्रोलिंग कर फिलीपींस को धमकाने की कोशिश की। चार देशों का यह नेवल अभ्यास फिलीपींस की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ये एक तरह से चीन को अमेरिका की सीधी चेतावनी है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने शक्ति प्रदर्शन किया तो चीन आक्रोश से भर गया। चीन ने इस युद्धाभ्यास को उकसावे वाला अभ्यास करार दिया है। अमेरिका ने रूस के सहयोगी चीन को घेरने की कोशिश की तो पुतिन की नौसेना ने बैरेंट्स सागर में हुंकार भर दी। रूसी नौसेना ने इस वॉर एक्सरसाइज में न सिर्फ दुश्मन की सबमरीन को खोजने का अभ्यास किया बल्कि उसे समुद्र में ही डुबोने की प्रैक्टिस भी की गई। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के साथ चीन भी बैरेंट्स सागर के युद्धाभ्यास में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरे का बहुत बड़ा अलार्म होगा। पिछले महीने ही गुआम में रूस चीन की नौसेना का अमेरिकी नौसेना से आमना सामना हुआ था। इसी के बाद से रूस, चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। यह वो तनाव है जो महायुद्ध का कारण बन सकता है। रूस और चीन सालों से अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने में जुटे हैं। अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पुतिन और जिनपिंग कुछ भी करने को तैयार हैं।
यहां तक कि महायुद्ध भी लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बीच भी दंगे रुके नहीं हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुलगते बंगाल में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार सुलगते बांग्लादेश में रुक पाएंगे? अंतरिम सरकार की कमान संभाल रहे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथी जमात को काबू कर पाएंगे या सिर्फ कठपुतली पीएम बनकर रह जाएंगे? सुलगते बांग्लादेश में अब यूनुस राज है। अंतरिम सरकार की कमान नोबेल पुरस्कार विजेता और सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद यूनुस के हाथों में है। ढाका पहुंचते ही उन्होंने वादा किया कि भरोसा रखें, अब किसी पर हमला नहीं होगा। बांग्लादेश को सुंदर देश बनाना है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बड़ी गर्मजोशी से बांग्लादेश को बदलने की हुंकार भरी, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बांग्लादेश की हकीकत दिखा रही हैं। अभी भी कई जगहों पर हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, अराजकता हावी है। यह तस्वीर बांग्लादेश से आई है, जिसमें उपद्रवियों ने एक रिटायर्ड आर्मी अफसर का घर फूंक दिया। बांग्लादेश आर्मी के मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीएनपी जमात पर आगजनी का आरोप लगाया है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन कट्टरपंथी जमात के हाथों में जा पहुंचा है। सवाल उठ रहा है, क्या यूनुस जमात के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे या फिर स्वतंत्र होकर फैसले ले पाएंगे? हालांकि इस बीच बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने 3 महीने के भीतर बांग्लादेश में आम चुनाव कराने की मांग की है। खालिदा जिया 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं। उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया और 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। खालिदा जिया का कहना है कि अब सभी की प्राथमिकता समृद्ध बांग्लादेश का निर्माण करना है। और धरती के बाद अब बात अंतरिक्ष की करते हैं। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब नए प्लान के मुताबिक सुनीता विलियम्स की वापसी इस साल हो ही नहीं पाएगी। नासा जिस योजना पर विचार कर रही है, अगर उसी पर मुहर लगी तो सुनीता विलियम्स फरवरी 2025 तक वापस आ सकेंगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन हर बीतता हुआ दिन उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता जा रहा है। सुनीता विलियम्स 5 जून को सिर्फ 13 दिनों के लिए अंतरिक्ष मिशन पर गई थी, लेकिन अब अगस्त का पहला हफ्ता बीत गया। सुनीता और उनके सहयोगी विल्मोर अब तक नहीं लौट सके। सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर यान से अंतरिक्ष मिशन पर गई थी, लेकिन यान में हीलियम गैस लीक से ऐसी खराबी आई कि अब तक ठीक नहीं हो सकी। अब नासा अपनी तमाम कोशिशों के बाद हार मानने लगा है। दूसरे तमाम विकल्पों पर विचार चल रहा है। नासा को लग रहा है कि सुनीता विलियम्स इस साल अंतरिक्ष से नहीं लौट सकेंगी, क्योंकि मौजूदा विकल्प यह है कि सुनीता और उनके सहयोगी को वापस लाने के लिए नासा स्टार लाइनर का इस्तेमाल ना करे और इलॉन मस्क की स्पेस एक्स के जरिए दोनों को वापस लाए। लेकिन यह फरवरी 2025 में मुमकिन हो सकेगा। नासा के अगले मिशन का नाम क्रू 9 है। नासा क्रू 9 को अंतरिक्ष मिशन में भेजने के लिए स्पेस एक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब योजना है कि क्रू 9 के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ही यहां से भेजा जाए। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर से क्रू 9 मिशन का काम लिया जाए, फिर फरवरी 2025 तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया जाए। हालांकि नासा ने अभी तक इस योजना को मंजूरी नहीं दी है, इस पर केवल विचार किया जा रहा है। फिलहाल क्रू 9 मिशन को 25 सितंबर तक टाल। और पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं। अब पेरिस ओलंपिक में एक अजब मामला सामने आया है। वो ये कि पराग्वे की एक महिला खिलाड़ी को हद से ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से वापस घर भेज दिया गया। क्यों ओलंपिक से बाहर हुई ये ग्लैमर गर्ल, देखिए। एक महिला एथलीट
जो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पैराग्वे से फ्रांस पहुंची ताकि 100 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में मेडल जीत सके, पेरिस में हो रहे खेलों के महाकुंभ में अपने देश का झंडा लहरा सके। मगर पैराग्वे की महिला एथलीट और तैराक लुआना अलोंसो पर बड़ी कार्रवाई की गई। उन्हें पेरिस ओलंपिक से वापस घर भेज दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पैराग्वे की महिला तैराक अलोंसो को उन्हीं के देश के अधिकारियों ने घर वापसी का आदेश दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों 20 साल की तैराक लुआना अलोंसो को ओलंपिक से देश लौटने का फरमान सुनाया गया? क्यों ओलंपिक विलेज से कमरा खाली करने को कहा गया? तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अलोंसो को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वो ये कि लुआना अलोंसो का ज्यादा सुंदर होना उनके लिए मुश्किल बन गया है। पैराग्वे के ही खिलाड़ियों ने लुआना अलोंसो को लेकर शिकायत की। वो ये कि अलोंसो की खूबसूरती से खिलाड़ियों का ध्यान भटक रहा है, क्योंकि अलोंसो ओलंपिक विलेज में छोटे कपड़े पहनकर भी घूमती थी। मतलब ये कि लुआना अलोंसो की खूबसूरती ही उनकी मुसीबत बन गई, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पैराग्वे के पुरुष खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे में पहले तो पैराग्वे ओलंपिक संघ से जुड़े अधिकारियों ने अलोंसो से ओलंपिक विलेज का कमरा खाली करने को कहा और फिर अलोंसो को पेरिस ओलंपिक से वापस घर भेज दिया गया। मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पैराग्वे की महिला तैराक लुआना अलोंसो पर यह कार्रवाई उनके बर्ताव और अनुशासनहीनता के कारण हुई। वो इसलिए कि कई बार लुआना अलोंसो ओलंपिक विलेज से बाहर ही रुकी। इस दौरान अलोंसो ने पेरिस में नाइट आउट पार्टियां भी की। अलोंसो अपने देश के खिलाड़ियों को चीयर करने भी नहीं पहुंची। बस इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते 20 साल की लुआना अलोंसो पर कार्रवाई हुई। इस घटना के बाद अलोंसो ने तैराकी से संन्यास का भी ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।